हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का रॉयल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज से इस चैनल पर एसएससी जीडी 2023 में मैथ से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें शिफ्ट वाइज सॉल्व करेंगे। यह मैथ का सेट 1 फरवरी 2023 का है और इसके सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ठीक इसी प्रकार से डेली बेसिस पर मैथ के एसएससी जीडी के पीवाईक्यू को शिफ्ट वाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक मोबाइल की कीमत में पहले क्रमिक रूप से 5% और 2% की कमी होती है और उसके बाद में कीमत में क्रमिक रूप से क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होती है। मोबाइल की कीमत में अंतिम परिवर्तन क्या है? तो सबसे पहले इस प्रकार की क्वेश्चन में जो फ्रिक्शन दी हुई है 5%, 2%, 10% और 20%, जो परसेंटेज दिया हुआ है इसको फ्रिक्शन में बदलने का काम करेंगे अपन। तो 5% की जो फ्रिक्शन होती है, जो 5% की फ्रिक्शन होती है वो होती है 1/20। अब मैं यहाँ पर आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि फ्रिक्शन को कैसे निकाला जाता है, वो जब मैं परसेंटेज आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। 2% की फ्रिक्शन होती है 1/50। 10% की फ्रिक्शन होती है 1/10 और 20% की फ्रिक्शन होती है 1/5। ओके। तो पहले क्या बोल रहा है अपन से कि पहले प्राइस को 5% और 2% की कमी होती है। तो उसने पहले क्या किया, प्राइस को 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, तो उसने 20 से प्राइस को 1 घटाकर 19 पर सेट किया। तो पहले प्राइस अगर 20 था तो उसने 19 पर सेट किया 1 की कमी करके। जब भी कमी की जाती है तो जो ऊपर वाला होता है, जो ऊपर वाला अंश होता है उसको घटाया जाता है। और फिर दूसरी बार उसने क्या किया, दूसरी बार भी 2% की कमी की है तो इस बार 50 में से 1 जाएगा। तो 50 से उसने प्राइस 49 सेट किया। तीसरी बार उसने प्राइस को 10% से बढ़ाया तो उसने प्राइस को 10 से बढ़ाकर 11 कर दिया। तो पहले प्राइस अगर 10 था तो अगला प्राइस उसने 11 पर सेट किया। और चौथी बार भी उसने प्राइस को 20% बढ़ाया, अर्थात 5 पर 1 की वृद्धि करके 6 कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे। 5 का गुणा जब 10 के साथ किया जाएगा तो 50 आएगा, 50 का गुणा 50 के साथ 2500 आएगा, 2500 का गुणा जब 20 के साथ किया जाएगा तो 50,000 आएगा। ओके। 11 का गुणा जब 6 के साथ किया जाएगा तो 66 आएगा, गुणे 49 गुणे 19। अब यहाँ पर अपन 66 गुणे 49 करेंगे। इसको बज्र गुणनखंड विधि से करेंगे। बज्र गुणनखंड विधि में सबसे पहले क्या करेंगे, सामने का गुणा होता है तो 9 का गुणा 6 के साथ किया जाएगा तो 9 छक्के 54। हाँ, जो कैरी करेंगे वो 5 करेंगे। अब इनका तिर्यक गुणा किया जाएगा तो 9 का गुणा 6 के साथ करेंगे तो आएगा 54 और 6 का गुणा 4 के साथ किया जाएगा तो आएगा 24। और 54 और 24 होते हैं 78। 78 में 5 ऐड करेंगे तो आएगा 83। ये 8 को कैरी करेंगे। अब इस 6 का गुणा 4 के साथ अंतिम बार किया जाएगा तो 6 का गुणा 4 के साथ 24 और 24 और 8 32। तो 3234। अब 3234 में 19 का गुणा और करेंगे इस, तो 19 चौको 76, कैरी करेंगे 7। 19 का गुणा 3 के साथ किया जाएगा 19 × 57 और 7 × 64। 6 को कैरी करेंगे। 19 का गुणा 2 के साथ किया जाएगा तो 38 और 38 और 6 44। 4 को कैरी करेंगे और 19 का गुणा 3 के साथ किया जाएगा तो 19 × 57 और 4 61। तो 61,446। तो क्या होगा कि जो प्राइस था, जब उसने प्राइस को 5% 2% की कमी की, उसके बाद 10% और 20% की वृद्धि की, तो प्राइस आनुपातिक रूप से 50,000 से 61,446 पर पहुंच गया। तो इसमें कितने की वृद्धि हो गई, जब 61,446 में से 50,000 को घटाएंगे तो आएगा 11,446। तो 11,400 की वृद्धि की उसने कितने पर, 50,000 पर। तो 100 पर कितनी, क्योंकि वहां पर
उसने परसेंटेज में मान को दे रहा है, तो अपन को ये बताना पड़ेगा कि कितने परसेंट उसने प्राइस को बढ़ाया। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, क्योंकि यहाँ पर 250 है, 250 है, 250 है, 250 है, तो अपन 2 से ही काटेंगे और किसी से ट्राई भी नहीं करेंगे। तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 250, 250, और 2 से यहाँ पर काटेंगे, 2 पंचे 10, बचेगा 1, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, और 2 तीस 6। अब 250 का भाग देंगे 250 का, तो यहाँ पर 2 बार जाएगा 500 में, 250 दूनी 500, बचेगा 72, 72 पे 3 उतारेंगे हो जाएगा 723। फिर 250 का भाग देंगे 2 बार, तो 2 बार जाएगा, 250 दूनी 500, बचेगा 223। इसको ऊपर लिखेंगे अपॉन 250। तो 22 सही, 223 अपॉन 250, और यही आंसर हो जाएगा पहले वाला। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल था। ऐसे क्वेश्चन जो एसएससी जीडी के एग्जाम में है, एक ही दो पूछे जाते हैं, तो ये पहले ही आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 800 मीटर की दूरी पर है। यदि वे क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं, तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितनी दूर तक दौड़ना होगा। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे क्वेश्चंस में कि पुलिस अधिकारी और चोर, चोर आगे है पुलिस से, और चोर कितना आगे है, 800 मीटर आगे है, तो 800 मीटर आगे है, या इसकी को दूसरी भाषा में लिख सकते हैं कि 0.8 किलोमीटर आगे है। और ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसीलिए किया क्योंकि जो पुलिस वाले और चोर की स्पीड है वो किलोमीटर पर घंटा में दी गई है। तो जब किलोमीटर पर घंटा में दी जाए, तो जो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसको भी किलोमीटर में बदलना पड़ता है, और 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ओके, तो 800 मीटर को जब अपन किलोमीटर में बदल लेंगे तो होगा 0.8 किलोमीटर। ओके, पुलिस वाले की स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है, और जो चोर की स्पीड है वो 7 किलोमीटर पर आवर है। तो इन दोनों की जो स्पीड का अंतर है, अर्थात जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या है। तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए 8 में से 7 को घटाएंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच जो रिलेटिव स्पीड है वो 1 किलोमीटर पर आवर की है। 1 किलोमीटर पर आवर की रिलेटिव स्पीड है। और एक बात को याद रखो कि यदि अगर पुलिस वाले की चाल चोर से कम होती तो पुलिस वाला चोर को कभी पकड़ ही नहीं पाता, तो ऐसे में आंसर होता कैन नॉट बी डिटरमाइन। लेकिन पुलिस वाले की स्पीड चोर से ज़्यादा है तो वो चोर को पकड़ सकता है। पकड़ सकता है क्या, पकड़ेगा ही। तो चलिए आगे आगे इसको सॉल्व करेंगे कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0.8 किलोमीटर, और उसको 1 किलोमीटर पर घंटा से उसका पीछा करना है, क्योंकि 7 की स्पीड से चोर दौड़ रहा है, पुलिस वाला तो 7 की से दौड़ ही रहा है और 1 की से और दौड़ रहा है, तो इस एक की वजह से ही उसका पीछा किया जा सकता है। तो लिखेंगे, अब अपन को निकालना पड़ेगा समय, कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है, 0.8 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी, और चाल कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर। तो जब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.8 आवर आ जाएगा। अर्थात पुलिस अधिकारी को 0.8 आवर का टाइम लगेगा। लेकिन उसने अपन से पूछा क्या है, तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितनी दूर तक दौड़ना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने अपन से ये नहीं पूछा है कि कितनी देर बाद पुलिस अधिकारी चोर को पकड़ लेगा, बल्कि उन्होंने ये पूछा है कि पुलिस अधिकारी को कितनी दूर तक दौड़ना पड़ेगा। तो पुलिस अधिकारी ने यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया तो वो लगभग यहाँ पर चोर को पकड़ेगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगेगा वो अपन निकाल ही चुके हैं कि जो 0.8 आवर का टाइम लगेगा। तो 0.8 के आवर के टाइम लगेगा, और जो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर क्या होता है,
चाल गुणे समय। तो पुलिस वाले की चाल कितनी है? समय तो अपन लिख ही चुके हैं 0.8 इंटू, और जो पुलिस वाले की चाल है वो 8 किलोमीटर पर घंटा है। तो यहाँ पर 8 का गुणा 8 के साथ किया जाएगा तो 6.4 किलोमीटर आएगा। और इसी को जब अपन मीटर में बदल लेंगे तो आएगा 6400 मीटर। और जब किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा किया जाता है बेसिकली, तो 6.4 में जब 1000 का गुणा किया जाएगा तब इतना ही आंसर आएगा। ओके, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, एकदम सिंपल था इस। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि ये गोले की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? सबसे पहले 5% की फ्रिक्शन। तो भाई 5% की फ्रिक्शन होती है 1/20। तो अर्थात गोले की त्रिज्या अगर पहले 20 थी तो उसको 1 से बढ़ाकर 21 कर दिया होगा। आप भाई गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3πr²। यदि एक गोले की त्रिज्या को में 5% की वृद्धि की जाती है तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला, आई एम सॉरी, 4πr² होता है। 4πr²। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, लेकिन एक सेकेंड, 4πr² होता है, लेकिन जो उसकी त्रिज्या को है वो 5% से बढ़ा दिया। तो पहले तो अपन ऐसा कर सकते हैं, डिटेल में करने के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, 4π रखेंगे, यहाँ पर 20 रखेंगे, इंटू 20 रखेंगे, जितना आंसर आएगा उसको लिखेंगे। फिर यहाँ पर 4π रखेंगे, फिर 20 से बढ़ाकर 21 किया तो 21 को रखेंगे। फिर जितना आंसर आएगा उनके डिफरेंट को लेंगे और फिर उसका परसेंटेज निकालेंगे। तो इसमें बहुत लंबी प्रोसेस होगी, मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। सीधा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो 4πr² है, ये तो दोनों में ही आ रहा है। जब अपन 20 को भी ले रहे हैं और 21 को भी ले रहे हैं तो दोनों बार 4πr² आ रहा है, 4π आ रहा है। तो इस 4π को छोड़ देंगे तो डायरेक्टली अपन कहेंगे कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो समानुपाती है डायरेक्ट r² के। अर्थात जितनी ज़्यादा त्रिज्या बढ़ेगी पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो सीधा अपन इसका r² निकालेंगे तो 20 में जब घात 2 करेंगे तो आएगा 400। सेम इसी प्रकार से जब 21 की घात 2 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 441। ये कितना ज़्यादा है? 41 ज़्यादा है। कितने पर? 400 पर, क्योंकि 400 से 441 हो गया तो 400 पर। तो 100 पर कितना? 2 जीरो से 2 जीरो जाए, एक सेकेंड, क्या क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो जाएगा 4, एक सेकेंड, 4 धम 40, 4 धम 40, 1/4। तो 10 सही, 1/4, इसी को लिख सकते हैं 10.25। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकदम सिंपल था। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए कि इसकी त्रिज्या को इतने परसेंट बढ़ाया जाता है या इतना घटाया जाता है, तो सिंपली उसके फॉर्मूले को देख लीजिए और जिस एलिमेंट को घटाया बढ़ाया जा रहा है उसकी उस फॉर्मूले में भूमिका देख लीजिए। तो इस फॉर्मूले में इसकी भूमिका कितनी है? r² की, अर्थात उसका घात को लिया जा रहा है, माने उस पर 2 की घात लगाकर सॉल्व किया जा रहा है। तो सेम इसी प्रकार से अपन उसकी परसेंटेज को लेंगे, परसेंटेज को फ्रिक्शन में बदल देंगे, फिर जैसा वो बोल रहा है उसमें 1 की वृद्धि करेंगे, और फिर जैसे r² हो रहा है, माने जो उसकी त्रिज्या है उसमें r² हो रहा है तो उसका भी वर्गमूल वर्ग निकाल देंगे। तो 20 का वर्ग होता है 400, 21 का होता है 441, उस पर 41 की वृद्धि हो रही है तो 400 पर 41 की वृद्धि, तो 100 पर कितनी? तो आ जाएगा 10.25। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है 5/16 ऑफ 7/8 इंटू 6 प्लस 15 माइनस 10। तो इस प्रकार के क्वेश्चन तो एकदम इजी क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बता रहा हूँ, जब भी का के चिन्ह के बाद, जो का के साइन के बाद यदि गुणा या भाग का SIGN साइन आए तो किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर दिया गया है 5/16 ऑफ, सीधा गुणा करेंगे। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी का के साइन के बाद यदि गुणा या भाग का साइन आए तो काको के साइन को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं और गुणा के साइन को भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि पहले का को सॉल्व करेंगे, फिर भाग को सॉल्व करेंगे, फिर गुणा को सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए मैंने बता दिया कि यदि का के साइन के बाद यदि गुणा का साइन आए तो किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब वो जो कंडीशन है वो जब ब्रैकेट आ जाए या फिर जब के लिए है, यहाँ पर नहीं लगेगी। 5/16 7/8 इंटू 6 और 15 में से 10 जाएगा तो सीधा लिख सकते हैं यहाँ पर 5। 6 से काट 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। 30 7 21, 21 पाना 105, और जब 16 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो आएगा 64 प्लस 5। इसका एलसीएम लेंगे तो 64 ही आएगा। 64 का एक बार 64 ही जाएगा, 105। एक का भाग 64 में 64 बार जाएगा। 64 का गुणा जब 5 के साथ किया जाएगा तो 320 आएगा। तो 320, तो 320 प्लस 105 होगा 425/64। एक सेकेंड, 425/64 ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो वर्तमान जन्म दर प्रति 10,450 है जबकि संगत मृत्यु दर प्रति 10,120 है, प्रतिशत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में शुद्ध संवृद्धि दर ज्ञात कीजिए। तो भाई यहाँ पर दिया गया है कि 450 अर्थात 450 व्यक्तियों का जन्म होता है कितने पर? 10,000 पर। ये जन्म दर है। जबकि उसमें से कहा गया है कि 120 की मृत्यु भी होती है, तो 120 की मृत्यु होती है 10,000 पर। तो 10,000 पर जीवित कितने बचते हैं? जन्म तो 450 लेते हैं जिसमें से 120 खत्म हो जाते हैं, तो जीवित बचते हैं, वही तो जनसंख्या को बढ़ाएंगे। समृद्धि का होता है बढ़ाना, तो बढ़ाएंगे कौन? जो जीवित बचेंगे। तो जीवित कितने बच रहे हैं? 330, और वो भी कितने पर? 10,000 पर। तो 330 परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, और जो कितने पर वृद्धि हो रही थी? तो 10,000 पर। 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 33/10, इसको लिख सकते हैं 3.3%। 3.3% ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर वही चोर वाला आ गया। इसमें कह रहा है कि एक चोर 15 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है और 12 सेकंड दौड़ने के बाद एक पुलिसकर्मी उसी दिशा में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करता है। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर तक दौड़ना पड़ेगा? तो भाई यहाँ पर देखना, पहले जो चोर और जो पुलिस वाले थे वो एकदम पास पास थे, यहाँ पर थे। अब चोर पुलिस वाले का कुछ ले गया होगा और वो 12 सेकंड तक दौड़ता रहा, तो 12 सेकंड में वो यहाँ पहुंच गया। कितने की स्पीड से दौड़ा चोर? 15 की स्पीड से। तो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो 12 सेकंड तक दौड़ता रहा, तो 180 मीटर होती है इतनी दूरी। जब 15 का गुणा 12 के साथ करेंगे तो 180 मीटर दूर निकल गया। अब चोर यहाँ पर पहुंच गया है जबकि पुलिस सिर्फ यहाँ पर है अभी।
दूसरा, पुलिस वाले की स्पीड जो दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। चोर की स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। इनकी रिलेटिव स्पीड क्या आएगी भाई, मैंने आपको बताया था रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए इसमें से इसको हटाया जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड आई 5 मीटर पर सेकेंड। और इसी से वह उसको पकड़ने की कोशिश करेगा पुलिस वाला चोर को। तो जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितने का है, 180 मीटर का। और दौड़ कितने से रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो कितना टाइम लगेगा, 5 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 36, और वो भी सेकेंड। तो पुलिस वाले को चोर को पकड़ने के लिए 36 सेकंड का टाइम लगेगा। लेकिन उसने इस सवाल में भी टाइम नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर दौड़ना पड़ेगा। तो भाई जब पुलिस वाले की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है और उसको 36 सेकंड का टाइम लग रहा है तो इतना ही दौड़ना पड़ेगा। और जब 36 का गुणा 20 के साथ किया जाएगा तो 720 और मीटर। तो 720 मीटर दौड़ना पड़ेगा पुलिस वाले को चोर को पकड़ने के लिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें दिया गया अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड, 7वां क्वेश्चन। 1 घंटे में ए 5 कुर्सियां पेंट कर सकता है और बी 3 कुर्सियां पेंट कर सकता है। निर्धारित कीजिए कि जब भी एक साथ मिलकर काम करें तो उन्हें 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा। तो जो ए है बेसिकली 1 आवर में या 1 घंटे में कितनी कुर्सियां पेंट कर सकता है, 5। जो बी है वो 1 आवर में कितनी कुर्सियां पेंट कर सकता है, 3। तो दोनों मिलकर 1 आवर में अर्थात ए प्लस बी 1 आवर में कितनी, 5 और 3 8 कुर्सियों को पेंट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने पूछा है कि 40 कुर्सियां पेंट करनी है। तो भाई 1 घंटे में 8 करते हैं तो 40 कुर्सियों को पेंट करने के लिए 40 अपॉन टाइम, 40 अपॉन 8 घंटे लगेंगे। तो 8 एकम 8, 8 पंचे 40, तो 5 घंटे का टाइम लगेगा। और यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, सोनी ने एक मोबाइल फोन राजू को 10% के लाभ पर बेचा। राजू ने इसे आलोक को 5% की हानि पर बेच दिया और आलोक ने इसे सोहन को 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि सोहन ने इसे 6270 रुपये में खरीदा तो सोनी के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य क्या था। तो भाई इस क्वेश्चन को करने के मैं 2 तरीके बताऊंगा। तो सबसे पहला तरीका देखिए, सबसे पहला तरीका है जो राजू, एक सेकंड, सोनी और राजू ने राजू को मोबाइल 10% के लाभ पर बेचा। तो जो सोनी है उसने मोबाइल को 10% के लाभ पर बेचा। तो 10% की फ्रिक्शन होती है मेरे भाई, 10% की जो फ्रिक्शन होती है वो होती है 1/10। तो अर्थात अगर सोनी ने मोबाइल को 10 में खरीदा होगा तो उसने उसको कितने में बेचा होगा, 11 में बेचा होगा। अब राजू ने इसे आलोक को 5% की हानि पर बेचा। भाई 5% की फ्रिक्शन क्या होती है, 5% की फ्रिक्शन होती है 1/20। अर्थात राजू ने अगर 20 रुपये में खरीदा होगा तो उसको 1 की हानि के साथ 19 में बेचा होगा। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि राजू ने यहाँ पर खरीदा है और जो सोनी है उसने यहाँ पर बेचा है। तो उसने जो 20 में खरीदा होगा तो उसको 19 में सेल किया होगा। अब आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, और आलोक ने इसे सोहन को 20% के लाभ पर बेच दिया। अब भाई अब 20% की जो फ्रिक्शन होती है वो होती है 1/5, 1/5। तो उसने अगर इसको 5 में खरीदा होगा तो 1 का प्रॉफिट के साथ 6 में बेच दिया होगा। तो यहाँ भी उसने खरीदा था तो उसने 5 में अगर खरीदा होगा तो उसने 6 में बेच दिया होगा। यदि सोहन ने इसे 6270 रुपये में खरीदा तो सोनी के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पर 2 बार मान आ रहा है। एक बार जब सोनी ने इसको मोबाइल को खरीदा, यहाँ पर उसने यहाँ पर बेचा अर्थात सेल किया, लेकिन उसके लिए जो सेलिंग प्राइस है वो राजू के लिए कॉस्ट प्राइस है क्योंकि जिस पर राजू ने खरीदा होगा उसी पर सोनी ने बेचा होगा। समझ रहे बात को। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर जो राजू ने जो मोबाइल को बेचा
जो राजू के लिए जो बेचने वाला प्राइस होगा वो आलोक के लिए कॉस्ट प्राइस होगा। तो इस प्रकार की फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए सिंपल ट्रिक है, जो यहाँ पर है इसका आगे गुणा हो जाएगा, 20 का गुणा यहाँ हो जाएगा, 5 का गुणा यहाँ होगा, 5 का गुणा यहाँ होगा, 11 का गुणा यहाँ होगा, और 11 का गुणा यहाँ होगा, 19 का गुणा यहाँ होगा। अब मैं यहाँ पर आपको सीधा डायरेक्ट बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं किसी भी क्यों का जवाब नहीं दूंगा, वो मैं वहाँ दूंगा जहाँ पर इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन को कराया जाएगा। तो यहाँ पर 10 का गुणा 20 के साथ और 5 के साथ किया जाएगा तो 20 200 आएगा, 200 का गुणा 5 के साथ किया जाएगा तो 1000 आएगा। और भाई यहाँ पर 11 का गुणा 19 और 19 के साथ 6, 11 गुणे 19 गुणे 6। और सोहन ने इससे 6270 रुपये में खरीदा। तो खरीदा अर्थात सोहन ने इसे 6270 रुपये में खरीदा। तो आलोक ने जो इस पर बेचा होगा, आलोक ने इसे 20% के लाभ पर बेचा, तो आलोक ने 5 से 6 पर बेचा था, तो यहीं पर सोहन ने खरीदा होगा। अर्थात जो ये गुणा किया है इसी का मान 11 गुणे 19 गुणे 6 है, जो इसी का मान कितना है 6270 रुपये। तो अपन को निकालना है 1000 का मान क्या होगा, क्योंकि यहीं पर अपन को क्या पूछा कि सोनी के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य क्या है, तो सोनी ने यहाँ पर मोबाइल को खरीदा था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1000, एक सेकेंड, आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 11 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 पाना 55, बचेगा 7, 11 7 77 और जीरो, 19 से काटेंगे, 19 30 57 और जीरो, 6 एकम 6, 6 पंचे 30, और जब 5 का गुणा 1000 के साथ किया जाएगा तो 5000 आएगा। और यही आपका आंसर है। तो ये थोड़ा सा डिटेल हुआ, बहुत सारे लोग इसको सीधा ही करा सकते थे, सीधा है कराते ही हैं। वो कह देंगे कि पहली बार क्या प्रॉफिट हुआ है तो 10 से 11 कर दिया, फिर क्या हुआ है हानि हुई है, तो हानि हुई है तो वो सीधा कर देंगे यहाँ पर 20 से 19, और फिर वो फिर क्या हुआ है, फिर 20% का लाभ हुआ है तो 5 से 6, वो ऐसा सीधा सॉल्व कर देते तो वो भी ठीक है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैंने विस्तार से सॉल्व करा दिया इसको। तो यहाँ पर इससे गुणा कर देंगे, इसका मान अपन को निकालना था और इसका मान दिया गया था 6270। दूसरा इसको करने का तरीका ये भी देख लीजिए यहाँ पर, दूसरा इसको करने का तरीका, दूसरा तरीका भी देख लीजिए यहाँ पर। मान लेना चाहिए कि जो आलोक ने है इसको x रुपये में खरीदा होगा। अब उसने इसको 10% के लाभ पर बेचा, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, तो अर्थात उसने इसको 10 से 11 पर बेच दिया। अर्थात उसने जितने पर बेचा इतने पर ही राजू ने उसको खरीदा है, तो राजू के लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, ये हो गया, इतने पर राजू ने खरीदा है। अब आगे चल के राजू ने भी इसको 5% की हानि पर बेच दिया, तो 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, तो अर्थात उसने अगर इस पर 20 को खरीदा होगा तो उसने 19 पे बेच दिया, तो राजू ने इसको इतने में सेल कर दिया। अब चलिए आगे चलिए, इसके बाद क्या हुआ, अब राजू ने बेसिकली इतने में सेल किया, लेकिन ये आलोक के लिए क्या बन गया, कॉस्ट प्राइस बन गया। अब आलोक ने इसे 20% के लाभ पर बेचा, तो उसने 20% के लाभ पर बेचा, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, तो अर्थात उसने अगर 5 पर खरीदा होगा तो उसको 1 पर लाभ लेके 6 में बेच दिया, और उसने जितने पर बेचा है ये मान है उतने में ही सोहन ने खरीदा होगा, और सोहन ने खरीदा है वो अपन को दिया गया है कि 6270 रुपये में खरीदा है, तो इतने की वैल्यू 6270 है। और जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो x बराबर 5000 आएगा। तो ये एक दूसरा तरीका भी है इसको करने का, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं।
9वां क्वेश्चन है, यदि आप 2500 रुपये में एक जैकेट खरीद रहे हैं और 4500 रुपये में वैसे ही दो जैकेट खरीद रहे हो तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो भाई दुकानदार कह रहा है कि 2500 में आप एक जैकेट ले लीजिए या 4500 में दो जैकेट ले लीजिए। तो वो जब वो 2500 में एक जैकेट दे रहा है तो दो जैकेट तो उसको 5000 रुपये में देनी चाहिए, लेकिन वो 5000 में ना दे के 4500 में दे रहा है। इसका मतलब वो 500 रुपये की आपको छूट दे रहा है, 500 रुपये की छूट दे रहा है। अब 500 रुपये की छूट कितने पे दे रहा है? 5000 पे दे रहा है। 4500 में तो वो बेच ही रहा है, तो ये छूट नहीं है, ये तो इतने पर वो सेल कर रहा है, तो ये तो सेलिंग प्राइस है। ये होगा मार्क प्राइस या अंकित मूल्य कहते हैं इसको। तो मार्क प्राइस 5000 रुपये है, उस पर 500 की छूट दे के 4500 में जब सेल किया, तो अपन को ज्ञात करना है कि, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो छूट प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है छूट गुणे 100 बटे मार्क प्राइस या अंकित मूल्य। तो छूट कितने की दे रहा है? 500 की। कितने पर? 5000 पर। तो दो जीरो से दो जीरो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो जाएगा, 5 का भाग जब 50 में देंगे तो 10% आएगा। तो बेसिकली वो 10% की छूट दे रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12, 25 और 18 से विभाज्य 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या को लिख लीजिए सबसे पहले। तो 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या होती है 999, और सबसे बड़ी संख्या किसी भी अंक की लिखने के लिए उतने ही बार 9 को लिख दिया जाता है। जैसे 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखनी तो 3 बार 9 को लिख दिया जाएगा। और जब भी छोटी संख्या लिखनी हो तो एक को एक बार एक को लिख दीजिए, फिर बाकी 3 अंक तक जीरो रख दीजिए, 1 2 3। लिखना टोटल 4 अंक ही लिखेंगे, लेकिन पहले तो अपन ने एक को लिख दिया, बाकी 3 जीरो रख देंगे। तो सबसे छोटी संख्या जो 4 अंक की है वो 1000 है, और जो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है वो 999 है। अब तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले इनका लिया जाता है एलसीएम। 12, 25 और 18 से विभाज्य 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। तो बेसिकली जो 12, 25 और 18 से विभाज्य हो तो वो तो उनका एलसीएम ही होती है। ऐसी ऐसी कोई भी संख्या वही होती है जो 12, 25 और 18 का जब भाग दिया जाए तो उसको पूरी तरीका से डिवाइड कर दे, अर्थात शेषफल जीरो दे, तो ऐसी संख्या एलसीएम होती है। तो 12, 25 और 18, जो 12 की जो गुणनखंड होते हैं उनको लिख सकते हैं क्या? 2 पे घात 2 इंटू 3। 25 के गुणनखंड 5 पे घात 2, और 18 के गुणनखंड 3 पे घात 2 इंटू 2। तो इन एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट मल्टीपल। 2 पे घात 2, 5 पे घात 2 और 3 पे घात 2 इसको ले लेंगे। तो 2 पे घात 2 इंटू 5 पे घात 2, 3 पे घात 2, तीतर का 9, 9 का गुणा 2 के साथ करेंगे 18, 18 का गुणा 2 के साथ करेंगे 36, 36 का गुणा 5 के साथ करेंगे 180, और 180 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 900 आएगा। तो इन तीनों का एलसीएम क्या आया? 900 आया। 900 आया। अब इस 900 का भाग दिया जाएगा 999 में। 900 एकम 900, बचेगा 99। तो जब भी अपन को ऐसी 3 अंक की सबसे बड़ी या किन्हीं भी अंक की सबसे बड़ी संख्या निकालनी हो तो सबसे पहले उनका एलसीएम निकाला जाएगा। एलसीएम को निकालने के बाद फिर उसमें भाग दिया जाएगा, और भाग किस में दिया जाएगा? जो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो। उसके बाद जो शेषफल आएगा उसको घटा दिया जाएगा जब बड़ा का केस बने। जब बड़ी संख्या का केस बने तो उसका भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा उसको घटाएंगे। तो 900 में से 99, 999 सॉरी, 999 में से 99 जाएगा तो कितना बचेगा? 900 बचेगा। मैंने क्या बताया?
किस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले उन संख्याओं का एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम को सबसे बड़ी संख्या के साथ भाग दिया जाएगा और जितना रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को सबसे बड़ी संख्या के साथ घटा दिया जाएगा। तो कितना आया, 900 आया। सेम इसी प्रकार से जब छोटी संख्या का केस बने तब उसमें भी भाग दिया जाएगा उनके एलसीएम का। तो यहाँ पर भी 900 का भाग देंगे तो 900 एकम 900 और 1000 में से 900 जाएगा तो 100 बचेगा। ये 100 होगा क्या, शेषफल। लेकिन छोटी संख्या के केस में सबसे पहले जो भाजक है उसमें से शेष रिमाइंडर को घटाएंगे। तो रिमाइंडर को घटाने के बाद कितना आएगा, 900 में से 100 जाएगा तो बचेगा 800। इसको उसमें ऐड कर देंगे, किसमें, सबसे छोटी संख्या में। तो जो सबसे बड़ी संख्या के केस में तो इस प्रकार की स्थिति बनती है, लेकिन सबसे छोटी संख्या की स्थिति में जब निकालना पड़े तो भाग देने के बाद जो शेषफल आता है उसको भाजक में से घटाएंगे, जो आंसर आएगा उसको सबसे छोटी संख्या में जोड़ेंगे। तो 1000 में से 800 को जोड़ा जाएगा तो 1800 आ जाएगा। अर्थात 1800 वह छोटी से छोटी संख्या है 4 अंक की जो 12, 25 और 18 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है 1800 और 900 के बीच का जो अंतर है वो है कितने का, 900 का। 1800 में से 900 जाएगा तो 900 ही आएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु की खरीद पर निम्नलिखित 3 छूट योजनाओं की घोषणा करता है। इनमें से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सबसे अच्छी है। तो सबसे पहले 15% और 18% की 2 क्रमागत छूट। तो 2 क्रमागत छूट दी गई हैं। तो 2 क्रमागत छूट एक छूट के बराबर अपन को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी प्लस a इंटू बी डिवाइड बाय एक a और दूसरा फॉर्मूला 6 वस्तुएं खरीदें और 2 वस्तुएं मुफ्त पाएं। अर्थात 6 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त दी जा रही हैं। 6 वस्तुओं को खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त दी जा रही हैं। तो टोटल जब 8 वस्तुओं को खरीदा जाएगा, जब 2 को मुफ्त दिया जाएगा तो 100 पर मान निकालेंगे तो 1 कम 2 4, ये आएगा 25%। ठीक है ना। तो एक छूट तो 25% है और तीसरी दी गई है 30% की एकल छूट। तो एक 30% की छूट है। तो यहाँ पर निकालेंगे तो मे बी 15 प्लस 18 और यहाँ पर शायद आई एम सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी। यहाँ पर माइनस रहता है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ए प्लस बी माइनस ए बी। तो 15 प्लस 18 माइनस 15 गुणे 18 अपॉन 100। 15 और 18 हो जाएंगे 33 और जब 15 अट्ठे 120, 15 और 12 27 अपॉन 100। तो ये आएगा 33 माइनस 2.7। तो ये आ जाएगा बेसिकली 30.3। तो इनमें सबसे बड़ी छूट ए है, पहले वाले ही। तो जो ग्राहक है उसके लिए योजना ए ही सबसे बेहतर है। योजना बी में 25% की छूट मिल रही है, योजना सी में 30% की छूट। तो सबसे ज़्यादा छूट योजना 1 में मिल रही है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ये यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वित्तीय शंकु का आयतन 392 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। जो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वही जो फॉर्मूला है वो बेलन के आयतन से ही लिया गया है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच।
तो प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जब उतनी ही त्रिज्या का बेलन और उतनी ही ऊंचाई का बेलन और उतनी ही त्रिज्या की शंकु उतनी ही ऊंचाई की शंकु, अर्थात जब शंकु और बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर हो तो जो शंकु का आयतन होता है वो बेलन के आयतन से 3 गुना कम होता है, अर्थात 1/3 होता है। तो ये प्रैक्टिकली रूप से देखा गया, तो उसी के बाद एक फॉर्मूला बना दिया गया। एनीवे यहाँ पर दिया गया है 392 पाई, क्योंकि यही तो आयतन दिया गया है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 392 में 3 का गुणा होगा और एच बराबर तो अपन को दिया ही गया है 24, तो 24 का भाग लगेगा यहाँ पर सिर्फ बचेगा आर स्क्वायर। 3 एकम 3, 3 8 24, 8 एकम 8, 8 चौको 32, बचेगा 7 और 8 नम 72। तो आर स्क्वायर बराबर 49 आ गया, तो आर बराबर आ जाएगा 7। आर बराबर 7 आ गया। अब यहाँ पर उनसे पूछा है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पाई आर तो अपन को पता है 7, लेकिन एल का पता नहीं। तो जो एल का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल को कहते हैं बेसिकली तिर्यक रेखा। अगर ये एक शंकु है तो ए तो उसकी हाइट हो जाएगी, ए जो होता है ए होता है तिर्यक रेखा। तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर कर देंगे और 24 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि एच का मान वही है। 7 का गुणा जब 7 के साथ 49, यहाँ पर आएगा 576, ये हो जाएगा 625। 625 25 का वर्ग होता है, तो एल बराबर क्या आ जाएगा 25। तो यहाँ पर 25 को पुट करेंगे, 25 का गुणा 7 के साथ किया जाएगा तो 175 पाई। 25 सत्ते 175, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्ति ए और बी के भार का अनुपात 5:3 है। यदि ए के भार में 5% की वृद्धि हो जाए और बी के भार में नो ए और बी के कुल भार में 15% की वृद्धि हो जाए तो उनका जो भार है 92 किलोग्राम हो जाएगा। तो बी के भार में हुई परसेंटेज वृद्धि को दशमलव के स्थानों तक ज्ञात कीजिए। तो इनको अपन बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। ए और बी ये जो भार का अनुपात है वो है 5:3। तो जब भी संख्या अनुपात में दी गई हो अर्थात रेशियो में दी गई हो तो उनको अपन किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं, जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 500 रेशियो 300। मैंने यहाँ पर 100 का गुणा इस साइड कर दिया, 100 का गुणा इस साइड कर दिया। उसमें क्या कहा, यदि ए के भार को 5% की वृद्धि, तो भाई 500 में 5 की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 525। फिर इसके बाद क्या बोला है कि उनके कुल भार में 15% की वृद्धि की जाएगी। तो अभी इनका टोटल भार कितना है 500 300 800, और 800 में 15% की जब वृद्धि करेंगे तो कितनी की वृद्धि होगी 120 की। और ये अपन निकाल चुके हैं कि ए के भार में कितने की वृद्धि हुई है मात्र 25 की। तो बाकी की वृद्धि किस में होगी बी में। तो बी में कितने की होगी 25 की वृद्धि यहाँ पर हो चुकी। तो 120 में से 25 जाएगा तो 95। तो 95 की वृद्धि यहाँ पर होगी, तो इसका मान 300 से बढ़कर 395 हो जाएगा। 95 25 120, तो 95 की वृद्धि भाई कितने पर भाई, एक सेकंड, ये नहीं जाने क्या हो रहा है। 95 की वृद्धि भाई 300 पर, तो 100 पर कितने, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 3 का 9, 3 एकम 3 और बचेगा 2 शेषफल। तो 2 को ऊपर लिखेंगे 3 को नीचे लिखेंगे। 31 सही 2/3, ये आंसर सही है, क्योंकि 2/3 का जो मान होता है वो होता है 0.67, 31.67। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रमशः 50 और 80 के औसत अंक वाले छात्रों की ए और बी को मिलाने पर प्राप्त औसत 60 है। तो कक्षा ए और बी में छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए।
तो भाई जो ए क्लास का औसत दिया गया है वो यहाँ पर क्या दिया गया है 50, और जो बी क्लास का औसत है वो दिया गया है 80। अब यहाँ पर थोड़ी सी अलग चीज़ सीखने की कोशिश करो कि यदि कक्षा ए और कक्षा बी में जो छात्रों की संख्या है वो 1:1 में होती, अर्थात जितने छात्र ए में होते उतने ही छात्र बी में होते, तो इनका औसत निकल के कितना आया था, 80 + 50 डिवाइड बाय 2, 8×13 130/2 बराबर 65 निकल के आता। इतना ही निकल के आता, लेकिन उससे भी जो इनका औसत निकल के आता जब इनकी संख्या बराबर होती, लेकिन उससे भी कम निकल के आया, 60 निकल के आया। तो जब भी इस प्रकार की स्थिति बने कि उन दोनों को डिवाइड करने के बाद और 2 का भाग लगाने के बाद जो औसत निकले उससे भी औसत कम निकले, तो इसका मतलब ये होता है कि जो जो उस औसत औसत वाली जो कक्षा है, अर्थात जो 50%, अर्थात जो 50 जिसका औसत है उसका अनुपात या अर्थात उसकी जो संख्या है वो ज़्यादा है। तो ए और बी को मिलाने पर प्राप्त औसत 60 है, तो ए और बी में छात्रों की संख्या का अनुपात, तो ए जो क्लास है इसमें छात्रों की संख्या ज़्यादा होगी। समझे बात को, क्योंकि जो औसत है वो 65 से कम निकला। और तो जब भी इस प्रकार की स्थिति बने तो उसमें तो अपन समझ जाएंगे कि जो संख्या ए है अर्थात जिसका औसत कम है उनके छात्रों की संख्या ज़्यादा है। सेम इसी प्रकार से यदि औसत 65 से थोड़ा सा भी ज़्यादा होता तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि जो बी क्लास की अर्थात जिसकी औसत ज़्यादा था, जिसका औसत 80 था, उसकी संख्या ज़्यादा होती। तो यहाँ से अपन दो ऑप्शन को तो इजीली एलिमिनेट कर सकते थे, जो 2:3 है और जो 1:2 है, क्योंकि अपन को ये पता चल चुका है कि जो ज़्यादा संख्या है वो ए क्लास के स्टूडेंटों की है। इसको एलिगेशन से सॉल्व करेंगे, 50 और 80, औसत दिया है 60, 60 में से 50 जाएगा 10 बचेगा, 80 में से 60 जाएगा 20 बचेगा। तो ये आ गया 2:1। एलिगेशन में यहाँ नहीं, एलिगेशन के चैप्टर में बताऊंगा। ओके। एलिगेशन निकालने के लिए जब भी दो संख्याओं का औसत दिया जाए और उनसे मिलकर जब उन दोनों को मिला दिया जाए उसके बाद जो नया औसत दिया जाए तो उसको निकालने के लिए एक बार इसमें से इसको घटाएंगे छोटे वाले को, और बड़े वाले में से इस औसत को घटाएंगे जो मिलाने के बाद बना है। क्योंकि औसत यही तो होता है कि एक में से निकाल कर दूसरे को दिया जाए तो एक का मान कम होगा दूसरे का मान ज़्यादा होगा, जिसका कम होगा उसको मिलाने वाले औसत से घटा दिया जाएगा और जिसका मान अधिक होगा उसमें से बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दिया जाएगा। 2:1 और यही आंसर हो जाएगा। एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 3 वर्षों में 20% की दर से 14,112 हो जाती है, धनराशि ज्ञात कीजिए। तो ये भी एकदम सरल क्वेश्चन है। जो 20% की फ्रैक्शन होती है मेरे भाई वो होती है 1/5, अर्थात प्राइस 5 से बढ़कर 6 हो रहा है, 5 से बढ़कर 6 हो रहा है, 5 से बढ़कर 6 हो रहा है, टोटल 125 से बढ़कर 216 हो गया। तो अपन लिखेंगे जो 6 × 6 × 6 की वैल्यू है इसी को 216 लिख सकते हैं, वो है 14,112, और वैल्यू निकालनी है अपन को 125 की। 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो एक बार जाएगा, 6×2 = 12 बचेगा 2, 6×3 = 18 बचेगा 3, 6×5 = 30, 6×2 = 12। फिर से काटेंगे, 6×2 = 12, नो 6×1 = 6, और 6×3 = 18 बचेगा 5, 6×9 = 54 और 6×2 = 12। अब ये 3 से नहीं कट रहा है क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा है, तो अपन इसको 2 से काटेंगे। 2×1 = 2, 2×9 = 18, 2×6 = 12, और यहाँ पर कितना आएगा 2×3 = 6, तो 196 गुणे 125। अब 125 को अपन 250 बना लेंगे सॉल्व करने के लिए, तो इसमें 2 का गुणा ऊपर कर देंगे और 2 का गुणा नीचे कर देंगे। तो क्या बना, 196 × 250 अपॉन 3×9 = 6। 25 का गुणा 6 के साथ किया जाएगा, एक जीरो तो पहले लिख ही लीजिए,
25 का गुणा 6 के साथ किया जाएगा तो 150 आएगा, कैरी करेंगे 15। 25 का गुणा 9 के साथ किया जाएगा तो 215 आएगा, उसमें 15 ऐड करेंगे तो 240 अर्थात 240 आएगा, तो जीरो लिखेंगे, कैरी करेंगे 24। और 25 का गुणा 25 के साथ किया जाएगा तो 25 ही आएगा, उसमें 24 जोड़ेंगे तो आएगा 49/6। 6×8 = 48, बचेगा एक, एक पे उतारेंगे जीरो को, 6 × 6 बचेगा चार, चार पे उतारेंगे जीरो को तो 6×6 = 36, फिर बचेगा चार, फिर 6×36 6.7, तो ये आएगा 8166 रुपया 66 पैसा ए, और यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 सीटी की कीमत 3300 है तो 10 सीटी की कीमत क्या होगी। तो भाई 3 की कीमत कितनी है 3300, तो एक की कीमत कितनी होगी 3300/3, एक की, तो 10 की कीमत ये होगी 3 एकम 3, 1100, अर्थात एक की कीमत 1100 होगी तो 10 की कीमत 11,000 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी एकदम सरल है। 12 पुरुष या 9 महिलाएं किसी कार्य को 36 दिन में कर सकती हैं तो 16 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लेगी। तो भाई 12 जो मैन हैं वो काम कर पा रहे हैं 16 दिनों में, और जो 36 और जो 9 वुमेन हैं वो काम को कर पा रही हैं वो भी 16 दिनों में, वो भी एक हम सॉरी यहाँ पर 36 दिन है, 36 दिन में, और ये भी 36 दिन में कर पा रही हैं। तो बेसिकली 12 मैन का जो काम है वो 9 वुमेन कर लेती हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो 12 मैन की एफिशिएंसी है वो ही 9 वुमेन की है। तो मैन अपॉन वुमेन बराबर 9, 12 यहाँ पर गुणा में, यहाँ पर भाग में आ जाएगा। 9 ती या ती तीतर का 9, ती चौको 12। जो मैन की एफिशिएंसी 3 है तो वुमेन की एफिशिएंसी 4 है। तो टोटल काम कितना होगा, तो एक मैन एक दिन में 3 काम करता है, लेकिन ऐसे आदमी कितने हैं 12, और कितने दिनों तक कर रहे हैं 36 दिनों तक, तो टोटल काम कितना हुआ इतना। क्योंकि एक मैन 3 काम कर रहा है तो 12 आदमी 3 × 12 काम कर रहे हैं, और वो 36 दिनों तक कर रहे हैं तो 36 का गुणा और करेंगे, तो टोटल काम कितना है 3 × 12 × 16। अब क्या किया कि 16 पुरुष और 8 महिलाएं, तो भाई एक पुरुष की एफिशिएंसी 3 है तो 16 पुरुष की एफिशिएंसी 16 × 3 होगी, प्लस क्योंकि महिलाएं भी काम कर रही हैं 18 महिलाएं, और एक महिला की जो एफिशिएंसी है वो 4 है, वो यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर होगा 3 × 12 × 36, 48, 16 × 3 = 48 और 18 × 4 = 72, इसको ऐड करेंगे तो 120 आएगा। 12 एकम 12, 12 धम के 120, यहाँ से काटेंगे 5 आएगा और यहाँ से काटेंगे 18 आएगा। 18 का गुणा 3 के साथ किया जाएगा तो 54 आएगा और बटे 5, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 सही 4/5 आएगा, और यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 1 लाख का एक घर ए द्वारा बी को 6% के लाभ पर बेचा गया। तो 1 लाख रुपए का घर था, इसको 6% के लाभ पर बेचा गया, 6% के लाभ पर। तो भाई 1 लाख का 6% सीधा निकल जाएगा 1,06,000 रुपये। ओके, फिर उसने क्या कहा है कि बी घर वापस ए को 3% की हानि पर बेचता है। तो भाई ए ने यहाँ पर बेच दिया तो बी ने इतने में खरीद लिया। अब बी वापस से इसको 3% की हानि पर बेच रहा है, 3% की हानि पर, एक सेकंड, तीन परसेंट की हानि पर बेच रहा है। तो 1,06,000 का 3% निकालेंगे तो 1,06,, 3/100
दो जीरो से दो जीरो तो कट ही जाएगा। जीरो छः ती 18, तीन एक हम तीन। तो 3180 का लॉस लेने के बाद बेच रहा है 3180। तो भाई बी को लॉस कितने का हो गया? 3180। तो जब बी को 3180 का लॉस हुआ तो ए को 3180 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसमें क्या बताया गया कि पूरे लेन देन में ए का लाभ या हानि बताइए। तो ए को 3180 रुपये का लाभ हुआ और 3180 इस ऑप्शन में ही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा वो 3180 होगा, जो कि यहाँ पर दिया नहीं गया है। ओके। क्योंकि यदि जैसे मैंने चीज़ 5 रुपये की चीज़ 6 रुपये में बेची तो मुझे 1 रुपये का लाभ हुआ। अब वापस से मैंने वो चीज़ 5.5 रुपये में ख़रीद ली तो उसको, उसने जो 6 रुपये में चीज़ बेची थी उसको तो आधे रुपये का हानि हुई ना। उसने तो 6 में खरीदी थी, 5.5 में बेच दी, तो उसको आधे रुपये की हानि हुई और मुझे आधे ही रुपये का प्रॉफिट होगा। समझ रहे बात को? सेम इसी प्रकार से उसको जो 3% की हानि हुई उसका मान 3180 है और 3180 की वैल्यू जो उसके लिए माइनस की है अर्थात उसके लिए हानि की है वही ए के लिए प्लस की है। तो एकदम सिंपल है, इसमें वो ऑप्शन सही ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। क्योंकि जब एक व्यक्ति को लाभ होगा तो दूसरे व्यक्ति को हानि होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक को लाभ हो जाए लेकिन दूसरे को उतने की हानि हो ही ना। समझ रहे बात को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कॉलेज में दो कोर्सेस है, एक एम कॉम जिसमें 500 में से 450 स्टूडेंट पास हुए, दूसरे में 2000 में से 1500 स्टूडेंट पास हुए। इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 2500 और ये आएगा 1950। तो भाई 2500 में से 1950 व्यक्ति पास हुए तो कितने परसेंट पास हुए? 25 एकम 25, 25 × 75, नो 25 × 75 नहीं यार, हम सॉरी, यहाँ पर 25 × 7 = 175, बचेगा 20 और 25 × 8 = 200। तो 78% निकल के आएगा। टोटल 78% स्टूडेंट पास हुए। तो ये रहा जो 3 फरवरी की शिफ्ट में मैथ से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन। अगली बार कल 10 जनवरी की शिफ्ट का सॉल्यूशन ला रहे हैं मैथ का। ओके।